हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वेक्टर का सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं। पहला लेक्चर तो तैयार हो गया होगा। मैंने बोला था बिल्कुल रट लेना है पहला लेक्चर, क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर था। तो और लास्ट में हम लोग वेक्टर का जोड़ना भी हम लोग सीख चुके थे, प्रैक्टिस नहीं किए, आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये देखो अपना वेक्टर का सेकेंड लेक्चर और अपना प्यारा सा कोटा फिजिक्स। ठीक है, तो चलो सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं। भाई साहब, पिछला लेक्चर जो है बिल्कुल जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही चला गया अपना। ठीक है, और उसको एकदम पढ़ लेना भाई साहब। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीख गए थे। ठीक है, वेक्टर का मायने सीख गए थे हम लोग। वेक्टर में जो हम लोग सीखे थे, वेक्टर में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर के कैटेगरी में रख दिए थे। कोई दिक्कत? तो चलो हम लोग वेक्टर को कैसे दिखा रहे थे कि वेक्टर में भैया कोई मान लो, ये देखो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर में क्या क्या है बताओ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। उसको दिखाने के लिए हम लोग इसको के कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के कैप। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, के कैप। ये क्या है? ये के कैप क्या बता रहा है ये बताओ। ये है यूनिट वेक्टर। क्या है ये? यूनिट वेक्टर in the direction of a vector। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत, इस पर बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है। तो ये देखो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। पहली बात तो ये जान लो, ये है। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर में क्या क्या है बताओ। दूसरा बात क्या है इसका यूनिट वेक्टर का खास बात, कि भाई इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये लिख लो, मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का, वो कितना होता है? 1। इसलिए इसका नाम यूनिट है। यूनिट यूनिट इसका है, इसलिए नाम नहीं है कि इसके पास यूनिट है, इसके पास यूनिट ही नहीं है। यूनिट वेक्टर के पास क्या है? यूनिट नहीं है। ये बात भी लिख लो कि इसके पास यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है। ठीक है, यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी है। ठीक, कोई दिक्कत? तक ये जो है ना, यूनिट वेक्टर के बारे में दो तीन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर जो है केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए आता है। इसमें ये भी लिख सकते हो, इसका मकसद क्या है? केवल डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। ये भी लिख लो, ठीक है। किसी भी वेक्टर को केवल वेक्टर को ना, वेक्टर में ये लिख लो एकदम, ये छोड़ रहने दो। मतलब यहाँ पर लिख लो कि वेक्टर, वेक्टर के क्या करता है? डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, चलो एक सवाल लो, इस सवाल को बनाओ। जैसे कि मान लो ऐसा सवाल दे देगा तुम्हें, क्वेश्चंस इस तरह से आ जाएगा कि चलो कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ए वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन बताओ जल्दी, तब तक मैं दूसरा सवाल लिख देता हूँ। चलो ये लिखो, इसको बनाओ जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसका तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है। लैंग्वेज इस तरह से दे देगा कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो हमने क्या लिखा था, जैसे ए वेक्टर है, उसका ये यूनिट वेक्टर है, और ये जो यूनिट वेक्टर है क्या बता रहा था? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो यहाँ देखना है यूनिट वेक्टर कैसे निकाला गया है। अगर मैं ए कैप निकालूं तो ए कैप क्या हो जाएगा? ए कैप हो जाएगा वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यही होगा ना। बस तुम्हारे पास ये फॉर्मूला हो गया, अब इसको इसमें अप्लाई करो और जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी आंसर बताओ। हो गया? नहीं आ रहा समझ में? चलो इसको सॉल्व करें। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे। तो बस
ए वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर में दो बातें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, और डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे डायरेक्शन यानी कि ये यूनिट वेक्टर है, ए कैप है, यही देखो ध्यान देना, किसी भी वेक्टर का जो है डायरेक्शन लिखना है तो मुझे उसी वेक्टर में कैप लगा देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ पर हम ए कैप अगर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाए थे क्या पिछले क्लास में? ये देखो वेक्टर क्या, वेक्टर तो सीधे लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो इसको कुछ करना नहीं है, अंडर रूट, देखो i का कोफिशिएंट 2 है तो इसका लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, फिलहाल अभी तक याद कर लो। जैसे कि कोई भी वेक्टर मान लो, ए वेक्टर, इधर ध्यान देना, लिखा हुआ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, दिख रहा है, प्लस ए जेड के कैप, दिख रहा है। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल क्या करना है, कुछ मत करो, अंडर रूट, ये कैसे क्यों सब आगे बताएंगे, फिलहाल अभी रट लो कि ए एक्स का होल स्क्वायर, आई का जो कोफिशिएंट है ए एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा जो है यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर नहीं, ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, और आई कैप जे कैप क्या दिखाता है वो भी देख लो। आई कैप जे कैप जो है ना वो डायरेक्शन को बता रहा है। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है तुम्हें, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको पेन को, ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस है, बताओ, और ये जेड एक्सिस। तो समझ लेना, इसको जो है परंपरा है ये कि एक्स एक्सिस को दिखाना है तो आई कैप से दिखाएंगे। ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस यानी के कैप। और ये जो जे कैप है वो है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये याद करना है अपने को। ठीक है, ये मान्यता है, और मान्यता यानी कि परंपरा, परंपरा को निभाना जरूरी है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, ये 25 और 4 29, 29। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोलो। चलो नेक्स्ट सवाल लो, यही यूनिट वेक्टर पर एक सवाल और कर लेते हैं। लिखना है विच वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, बताना है। जैसे पहला ऑप्शन ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा ऑप्शन ले लो 2i कैप मीटर। तीसरा ऑप्शन ले लो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2 मीटर ले लो, ये भी ले लो। चौथा ऑप्शन ले लो। चलो टिक लगाओ जल्दी, सवाल को सॉल्व करेंगे फटाफट। पेन पेपर लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, और दिमाग लेके, तो चलो फटाफट सॉल्व करो। कौन सा आंसर है, कौन सा रीजन पूछेंगे, 1 2 3 सबका रीजन पूछेंगे। हाँ, कोई दिक्कत, फोर्थ है, कंफर्म हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। भाई साहब पहले क्या पूछा गया कि विच वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने क्या बताया है, इसको देख लो। यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ये यूनिट लेस है, यानी कि जो जो यूनिट वाला है, जिसमें यूनिट लगा हुआ है उसको तो पहले हम कट कर देंगे, और ये केवल डायरेक्शन को बताता, तो ये तो ठीक है, इसका मकसद है। ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, यूनिट है नहीं तो डायमेंशन की बात है नहीं। यानी कि दो बातें, इसका मैग्नीट्यूड 1 और यूनिट लेस होना चाहिए। चलो तो हम लोग आते हैं
चलो ये पहले तो जो यूनिट वाला है उसको कट कर देंगे, जिसमें यूनिट लिखा हुआ, जैसे देखो ये मीटर लिखा हुआ यूनिट है, यूनिट वेक्टर में तो यूनिट होता नहीं है, इसको तो पहले कट कर देंगे, इसको भी पहले कट कर देंगे। अब इसको चेक करेंगे, अब इसमें तो यूनिट नहीं है, इसमें भी यूनिट नहीं है। अब दूसरा प्रॉपर्टी जानते हैं यूनिट वेक्टर का, कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाएंगे तो अभी सिखाए हैं कि आई कैप का जो कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √3। तो भाई साहब ये भी कट हो गया, क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और कितना है, √3। तो क्या ये सही है? नहीं है। तो अब तो लास्ट में यही सही है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे, इसका भी हम लोग यूनिट मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका देखो कोफिशिएंट कितना है, किसी किसी को समझ में नहीं आएगा तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। ये है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। अब समझ में आया? ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका, 2/2 यानी कि 1, यानी कि ये करेक्ट है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। और इसमें ऑप्शन मिलता हुआ कौन सा नजर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह का क्वेश्चन यूनिट वेक्टर में पूछा जा सकता है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन यूनिट वेक्टर में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, आगे बढ़े। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो है ना, हम लोग वेक्टर को जोड़ना भी सीख गए थे, हम लोग वेक्टर को जोड़ना सीख गए थे, ऐसी बात नहीं है। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? चलो ठीक है, तो चलो वेक्टर का जोड़ना सीख गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताना तुम, जैसे कि क्या क्या था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है तुम्हें? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता था? ट्राइंगल लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो इसमें क्या था कि जो दो वेक्टर है, दो वेक्टर को जोड़ना है, इस बेसिकली ये दो वेक्टर को जोड़ना सिखाया है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर, इस लॉ से जो है ना हम लोग दो वेक्टर को जोड़ते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि जो दो वेक्टर है वो ट्राइंगल का दो साइड है, लेकिन वो दोनों वेक्टर को इस ऑर्डर में अरेंज किया गया है कि पहला वाला वेक्टर का हेड दूसरा वाला वेक्टर का टेल से मिला दो, ठीक है। और जो तीसरा साइड है ट्राइंगल का, ये दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगा, और साथ साथ रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताएगा। फिलहाल देखो लैंग्वेज से तो कुछ समझ में आया नहीं, हम लोग यहाँ पर देखो डायरेक्शन चित्र से यानी कि फिगर बना के दिखाते। देखो जैसे मान लो ये वेक्टर है, एक वेक्टर है, ठीक, और दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक, और ये बी वेक्टर है। मैंने क्या बोला कि देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो पहला वाला वेक्टर के हेड पे अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है तो पहला वाला वेक्टर के हेड पे दूसरा वाला वेक्टर के क्या करेंगे, टेल को क्या करेंगे, फिर से देखो बनाते हैं। ये तुम्हारा बी वेक्टर था, क्या था, बी वेक्टर। तो चलो मैं बी वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर को इटसेल्फ शिफ्ट कर सकते हैं। चलो शिफ्ट करके यहाँ पे इस वेक्टर का टेल ले आएंगे, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत? हाँ इसको हटाओ, यहाँ पर लिख देते हैं बी वेक्टर। देखो ये बी वेक्टर है, ठीक। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हारा क्या था, बोलो। मैं क्या बोला, देखो ये दो वेक्टर है ना, उसको इस ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल से जोड़ देना है। अब ये ट्राइंगल का दो साइड हो गया, और ट्राइंगल का तीसरा साइड तुम्हें पता है कि ये आने वाला है, अरे यही तो आएगा तीसरा साइड, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तीसरा साइड जो है ट्राइंगल का जो तीसरा साइड है, ये दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बता रहा है। अब रिजल्टेंट वेक्टर को बता रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि आर वेक्टर को ये बता रहा है। समझ में आया? यही है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि यहाँ पे जो आर वेक्टर आया वो कितना आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? बस हो गया, यही तो था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
इसमें कुछ और नहीं है, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखने से कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक बात और देख लेना कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर का ये एंगल है थीटा, मैं इसको यहाँ पर फिर से साफ सुथरा बना देता हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये ए वेक्टर है, इसको दूसरा कलर चेंज, ये देखो क्या है, ए वेक्टर, ए वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल रखते हैं, तो ये देखो तुम्हारा हो गया ए वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर, और ये जो थर्ड साइड है ट्राइंगल का, ये रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाता है, ये आर वेक्टर। और मैंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर को भी बताया था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या था कि इस वेक्टर, पहले वाले वेक्टर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो दूसरा वाला वेक्टर कितना घूम गया है, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कितना घूम गया है ये, तो ये देखो कितना घूम गया है, तो जितना घूम गया वही तुम्हारा क्या है, थीटा है, वही तुम्हारा क्या है, थीटा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। फिर से समझ लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर जानना बहुत जरूरी है। फिर फर्स्ट क्लास में जो है मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि देखो मान लो एक वेक्टर ये है, तुम्हारा दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, तो ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, दिख रहा है तुम्हें, एरो डायरेक्शन को बताता है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन कितना घूम गया, यही एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, समझ में आया कि नहीं? तो चलो एक जवाब दो, एक वेक्टर ये है, इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताना है, ये तुम्हारा 60 डिग्री ऐसे दे दिया हूं मैं, तो इसमें बताओ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है। इस सवाल में एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखो, एक का डायरेक्शन क्या है, ये है, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो ये पहला वाला वेक्टर से दूसरा वेक्टर कितना घूम गया, तो ये घुमा है, तो ये घुमा है तो कितना 60 डिग्री ही होगा इसका। अरे कंफ्यूज क्यों कर जाते हो, 120 कहाँ से आ जाएगा, नहीं समझ में आया? देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वेक्टर और इस वेक्टर में मैंने ऐसे करके एंगल दे दिया 60 डिग्री, ऐसे दे दिया। अब मैं एक्चुअल एंगल पूछ रहा हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री है या कुछ और है, तो मुझे नहीं पता, तो मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, मेरे को क्या क्या है, कॉन्सेप्ट पता है कि मुझे देखो पहला वाला वेक्टर का डायरेक्शन ये है, दूसरा वाला वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो पहला वाला वेक्टर कितना घूम गए, इतना ही तो घूमे, ये जो अमाउंट घूमे यही एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? फिर से देखो, फिर से दे रहा हूँ, लग रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर में दिक्कत आ रहा है, फिर से धोखा नहीं चाहिए, धोखा चाहिए नहीं चाहिए? सवाल सोच रहा हूँ, क्या दूं, बना दोगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हैं? बताओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे ये बता कि ये वाला पहला वेक्टर है, इसका डायरेक्शन तो इधर है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, ठीक। अब दूसरा वाला वेक्टर ऐसे है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो मुझे ये पता है कि ये देखो पहला वाला वेक्टर से दूसरा वाला वेक्टर इधर इतना घूम गया, मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कितना घूम गया, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला वेक्टर का डायरेक्शन इधर, दूसरा वाला वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो ये इतना घूमा होगा, तो ये तुम्हारा थीटा है। अब ये तुम्हें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये पक्का 120 डिग्री होगा, ये पता चलता है कि नहीं? ये पूरे लाइन में ये 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120। अरे कर लोगे ना, सीखना जरूरी है भाई, जब सीख नहीं पाओगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें याद करने के लिए भी कर सकते हो, जितना सवाल दिए है ना उसमें हेड से हेड मिला दो या टेल से टेल मिला दो, जो स्मॉलर वाला होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये याद करने के लिए है बस, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट जो हम बताएं वही है कि पहला वाला वेक्टर का डायरेक्शन से दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में कितना घूम गया, जितना अमाउंट घूम गया वही जो स्पेस क्रिएट करता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। भारी भरकम बात नहीं है, यही एक बात दिमाग में रखोगे तो कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं करना है। अच्छा, कोई वेक्टर में जो डायरेक्शन, ये एरो जो है ना, एरो डायरेक्शन को बताता है, कोई भी सवाल दे दो तुम बना दोगी, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है तो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, ये बात समझ में आ गया।
अब मैं ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा वेरीफाई करना। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाता है। इसको वेरीफाई करना है। मैंने क्या बोला कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। चलो एक कॉपी में लिख लो, लिखो इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मैं नोट पॉइंट करके लिख ही देता हूं। इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर increases angle between two vector increases, then their resultant increases। ये इसका उल्टा भी सही है, वाइस वर्सा भी लिख लेना। क्या बोल रहा हूं मैं? इसका उल्टा भी सही है कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर को इंक्रीज करोगे तो उसके रिजल्टेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर गलती लिख दी है, चलो ये सब मिटा दो। यहाँ पे लिख लो बड़ा बड़ा अक्षर में डिक्रीजेज, रिजल्टेंट डिक्रीजेज। ठीक है, इसका उल्टा भी सही है, याद रख लेना। अब इसको वेरीफाई कैसे करें, तो नेक्स्ट पेज में चले। ये स्टेटमेंट को याद कर लो। क्या बोला मैंने, क्या है स्टेटमेंट कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंक्रीजेज द रिजल्टेंट डिक्रीजेज। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंक्रीजेज द रिजल्टेंट डिक्रीजेज। चलो देखो, ये तुम्हारा ए वेक्टर था, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक। और ये जो है ना, ये तुम्हारा पता है कि ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है थीटा। तो रिजल्टेंट क्या आ गया था, याद करो, तुम्हारा रिजल्टेंट ये था। ठीक है, रिजल्टेंट थोड़ा पीछे रह गया, रिजल्टेंट ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंक्रीजेज, मैं इस थीटा को इंक्रीज करता हूँ। यहीं पर देखना, थीटा को क्या किया, इंक्रीज। देखना थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, एकदम लाइव देखना, लाइव। देखो ये तुम्हारा ए वेक्टर था ना, अब थीटा इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा। बोलो, एक काम करो, स्मार्ट बोर्ड का जो है ना उपयोग करो। ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ठीक, बोलो, है ना। और ये तुम्हारा बी वेक्टर है। थीटा इंक्रीज दिख रहा है तुम्हें? हाँ, तो ये जो तुम्हारा बी वेक्टर है ना, अब ये देखो, ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब तुम बताओ, इसको देख के तुम्हें फील आ रहा होगा कि थीटा जो है, यहाँ पर मैं थीटा डैश कर देता हूँ, ये थीटा डैश है, तो थीटा डैश बड़ा है थीटा से। तो ये तुम्हारा ए वेक्टर था, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो आर वेक्टर, आर डैश आ गया मान लो, तो ये कम हो गया ना। तो आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। कोई दिक्कत? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर को बढ़ाओगे तो है रिजल्टेंट घट जाएगा। और फील नहीं आ रहा हो तो इसको और बढ़ा के 90 डिग्री कर दो। एक काम करो, इसको बढ़ा के तुम 90 डिग्री कर दो। इसको क्या कर दो, देखो एक वेक्टर, ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा वेक्टर ले लो, ये देखो तुम्हारा दूसरा वेक्टर हो गया, ठीक। अब मैं तीसरा वेक्टर ले लेता हूँ, ये देखो तुम्हारा तीसरा वेक्टर दिख रहा है तुम्हें। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ये कितना डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री। बढ़ा के हमने क्या किया, थीटा को 90 डिग्री कर दिया। तो देखो अब रिजल्टेंट को देखो, तो रिजल्टेंट वेक्टर में कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा है। इसको आर डबल डैश कर दो, क्योंकि सब वेक्टर अलग अलग है। ये आर देखो, आर डैश को देखो और आर डबल डैश को देखो, तो कौन है सबसे बड़ा। आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड को देखो तो सबसे बड़ा है वो आर डैश से बड़ा है मैग्नीट्यूड में, बोलो। और ये बड़ा है आर वेक्टर से। ये तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो?
हैं। और थीटा की बात करो तो थीटा में जाओगे तो थीटा छोटा है थीटा डैश से, और थीटा डैश छोटा है थीटा 90 डिग्री से। ठीक, कोई दिक्कत? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? तो तुम्हारा जो स्टेटमेंट था वो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या बोला था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंक्रीजेज द रिजल्टेंट डिक्रीजेज। इसका उल्टा भी सही है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मैं बोल रहा हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिक्रीजेज द रिजल्टेंट इंक्रीजेज। तो आप देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर को डिक्रीज करेंगे, ये पहला वेक्टर हो गया। अब देखो ये तुम्हारा दूसरा वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जो है दूसरा वेक्टर ये है, ठीक। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ये दिख रहा है तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, कुछ वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। ये तुम्हारा जो थीटा है, अब मैं थीटा को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, वो तुम्हें दिखेगा थीटा को कम करते हुए। देखो देखो थीटा को कम कर रहे हैं, ये पहला वेक्टर बोलो, और थीटा को कम कर दिए, कम कर दिए, दिख रहा है कम, पहले वाला से कम हो गया। अब इसका रिजल्टेंट को देखना, इसके रिजल्टेंट को देखो, ये देखो रिजल्टेंट बढ़ गया ना। ध्यान दो, ये है तुम्हारा ए वेक्टर, ये क्या है तुम्हारा ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर, और ये क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। अब देखो ए वेक्टर तो वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं, बी वेक्टर में भी कोई बदलाव नहीं, लेकिन रिजल्टेंट क्यों बदल गया? क्योंकि ये जो तुम्हारा थीटा है वो अब छोटा हो गया। अब थीटा देखो, थीटा को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, थीटा को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि थीटा को, थीटा डिक्रीजेज तो रिजल्टेंट इंक्रीजेज। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और क्या करो, और बनाना, और बना दो। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना कि वेक्टर का और डिक्रीज कर दिए, एंगल नहीं, वेक्टर को डिक्रीज नहीं किए, एंगल को डिक्रीज कर दिए। ये वाला एंगल है ना, देखो बी वेक्टर है ना, ऐसे है ना, ऐसे बी वेक्टर, इसको क्या करिए, देखो ये बी वेक्टर है, इसको घुमा के फिर 0 डिग्री एंगल पे ले आए, थीटा को क्या किए और घटाते घटाते 0 डिग्री पे ले आए। तो रिजल्टेंट देखो क्या हुआ, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है। रिजल्टेंट कैसे लिखते थे, याद है तुम्हें? कैसे लिखते थे? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को मिला देते थे। अब यहाँ मिलाएंगे तो दिखेगा कि इसी पे चल रहा है। देखो ये तुम्हारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर अलग से दिखे, है ना। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, अब अभी भी देखो रिजल्टेंट वेक्टर तो हमेशा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई डायरेक्ट जुड़ रहा है। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूँ तो डायरेक्ट मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। यहाँ पे आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं यहाँ बिना सोचे समझे ए प्लस बी लिख सकता हूँ। ए जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा? और यहाँ पर मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मुझे लिखने का कोई तरीका नहीं पता है। जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर दिया हुआ है, थीटा और ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका तुम वेक्टर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से तो तुम्हें नहीं बता सकती हो। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से तुम ये देखो पिक्टोरियल मेथड है ये, ठीक है, पिक्चर बना के तुम दिखा सकती हो कि इधर क्या है नहीं है, ठीक है, एक स्केल डायग्राम बना सकती हो। लेकिन अगर कहेगा कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ाएं। तो इसमें इतना बात समझ में आ गया कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंक्रीज करते हैं तो रिजल्टेंट जो है घट जाता है। ये बात में कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं। तो अब जो है कि भाई अगर मान लो कि ये ए वेक्टर था तुम्हारा, ध्यान देना, ये क्या था, ए वेक्टर, बोलो कोई दिक्कत? ये तुम्हारा क्या था, ये क्या था बताओ? नहीं, ये बी वेक्टर था, है ना, कोई दिक्कत? अब तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बताओ? इनिशियल ए वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट यानी कि टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को मिला देते हैं, यही तुम्हारा रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। बोलो कोई दिक्कत? है ना? ये तुम्हारा क्या है, ए वेक्टर।
और ये बी वेक्टर, और ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो बस ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर के जोड़ का एक तीसरा वेक्टर बना है जो रिजल्टेंट वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अब जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में एक एनालिटिकल मेथड सीखे थे कि ठीक है भाई अब ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम जो है ना, हमको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो ये लेंथ और ये लेंथ को जोड़ के ये वाला लेंथ निकालना आता है मुझे पाइथागोरस से। इस लेंथ को जो है ना जोड़ के ये वाला लेंथ जो है पता कर लेते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट तो ऐसे जोड़ना आता नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कोशिश करना है? कुछ नहीं करना है, देखो इसको तुम थोड़ा सा बढ़ा लो, देखो ये इसको तुम बढ़ा लो थोड़ा, ठीक, इस पे जो है ना तुम परपेंडिकुलर ऐसे करके डाल दो। दिख रहा है कुछ? हाँ, तो ये जो तुम्हारा है ये तुम देखो, ये मैं डायरेक्ट दिखना है यहाँ पे, ये मैंने लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी, नामांकन, ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ा सा माथा भारी कर देता है, तो माथा भारी नहीं करना, एकदम से डायरेक्ट देखना है। यहाँ पर देखो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अगर मुझे ये वाला लेंथ पता चल जाए, ये वाला जो लेंथ अगर पता चल जाए और ये लेंथ अगर पता चल जाए, तो मुझे एक बहुत बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। और ये लेंथ कितना, देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे एक बात और याद कर लेना कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए है। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कहने का क्या मतलब है? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर की लंबाई, ठीक है, वो ए है, और बी वेक्टर की लंबाई कितना है? बी है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये लेंथ पता चल जाए तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगा ए प्लस ये वाला लेंथ, अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, और ये लेंथ अगर वाई है तो ये वाई हो जाएगा। तो मुझे ये लेंथ निकालना आता है, लिख देंगे ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। पिछला सवाल, मतलब पिछला सवाल नहीं, पिछले लेक्चर में जो है हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तुम्हारा आर वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड दे देगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये मैं रफ करके दिखाया तुम्हें क्या करने वाला हूँ मैं। तो ये देखो ये करने वाला हूँ, ठीक। अब मुझे ये पता है कि इसका जो है मैग्नीट्यूड ये 90 डिग्री है, और ये तुम्हें पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर है थीटा। जब तक कुछ ना कहा जाए तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम लोग थीटा ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, थीटा है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पर देखो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर देखो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है? बी, इसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये बी कॉस थीटा आ जाएगा और ये बी साइन थीटा आ जाएगा। ये कुछ नहीं किए हैं, ये ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाए हैं और ये आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? बी क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा बी कॉस थीटा और ये आ जाएगा बी, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये बड़ा सा ट्राइंगल में देखो तो आर वेक्टर को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे समझ रहे हो? जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दो पूरा, जब पूरे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सॉल्व करने के बाद ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि ये जो आर वेक्टर है ना इसकी लंबाई जो है ना इतने के बराबर आएगा। हाँ, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर सही तो है, ये इसकी लंबाई है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अरे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता है क्या? कुछ भी स्टेप नहीं, सीधे यहाँ से यहाँ आगे लास्ट स्टेप है। अरे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल दो, सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कुछ करके आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। जब तुम करोगे तो तुम्हें ये वाला आ जाएगा। अरे समझ में नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है, क्या बताऊँ मैं इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो तुम्हें देख रहा है डायरेक्शन दिखाना है तुम्हें, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना है। तो मैं मान लेता हूँ देखो ये ए वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हें पता है इधर है, और रिजल्टेंट वेक्टर इधर जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ ए वेक्टर से ना ये अल्फा एंगल पे है, तो मैं यहाँ से ना 10 अल्फा भी निकाल सकता हूँ, यानी कि अल्फा भी निकाल सकता हूँ। तो ये 10 अल्फा कितना के बराबर हो जाएगा देख लो, ये सब याद होना चाहिए। ये 10 अल्फा कितना को बराबर हो जाएगा? ये बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, तो ये हो जाएगा ऊपर बी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन क्या होता है बेस, और बेस क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा। अब मैं इसको रट जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा इसको
रट जाऊंगा, रटने में मैं माहिर हूँ। अरे कुछ कुछ चीज़ें तो रटना ही पड़ेगा भाई, इसमें क्या है कि इसको तुम इसमें कॉन्सेप्ट करके कितना करोगे, सब ऐसा ही करता है, सबको रटा हुआ रहता है ये सब, कैसे आया वो तो सब दिख गया, लेकिन इसको रट के रखता है ताकि स्पीड में बनाना है ना, सवाल को बनाना है नहीं बनाना है। हाँ तो याद रखना, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, और ये तुम्हारा एंगल है, ये देखो ये डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है ए वेक्टर से। अब इसको रटना ये है कि अगर मान लो कि बी वेक्टर अगर इधर रहता, छोड़ो अभी आगे बताएंगे, इसको समझ में आ गया ये चीज़ें, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। हाँ ये हम लोग पिछले लेक्चर में ही कर लिए थे, लेकिन फिर भी हम इसको याद करवा दिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, नोट कर लिए हो। यानी कि दो वेक्टर को जोड़ना मुझे आ गया है, दो वेक्टर को कैसे जोड़ना है ये हमने एनालिटिकल मेथड से सीख लिया है, ठीक है। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन था वो एनालिटिक, मतलब उसमें जो है ना तुम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि उसमें तुम्हें दिख रहा था, वो पिक्टोरियल मेथड था, पूरा पिक्चर था वो पूरा, हम ही दिखा सकते थे कि यार थीटा घटा रहे हैं तो रिजल्टेंट बढ़ रहा है, ये सब हम लोग देख सकते हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदा होता है उससे, ठीक है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन और में हम लोग देखते हैं कि कैसे रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब इसमें देखो इसका स्पेशल केस भी देख सकते हो, इसमें स्पेशल केस क्या देख सकते हो कि मान लो कि अब तुम्हें जो है ना, ये स्पेशल केस याद भी कर सकते हो, ये है कि अगर मान लो थीटा को जीरो कर दिया जाए, तो तुम्हें थीटा को जीरो करना तुम्हें पता है कैसे, अगर थीटा को तुम 0 डिग्री कर रहे हो तो ये वाला जो वी वेक्टर है उसको सीधे ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में ले आ रहे हो, यहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ बना के भी दिखाता हूँ रफ में, देखो ये तुम्हारा ए वेक्टर था, ये तुम्हारा क्या था, बी वेक्टर था, बोलो। अब मैं थीटा, ये तुम्हारा थीटा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, अब मैं कर रहा हूँ कि थीटा को 0 कर रहा हूँ, तो थीटा को अगर 0 करूँगा तो ध्यान देना ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये थीटा 0 होगा तो ये इसी पे आ जाएगा बी वेक्टर, ये तुम्हारा बी वेक्टर आ जाएगा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या आ जाएगा बी वेक्टर, ये तुम्हारा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा, पूरा रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे दिख रहा है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही दिख रहा है कि ए प्लस बी के बराबर आएगा। लेकिन जो हम लोग अभी एनालाइज किए हैं और मैथमेटिकली जो है एक फार्मूला ले आए हैं दो वेक्टर के जोड़ के, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी यूज कर लेते हैं। वो क्या होता है बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, इसमें वैल्यू रख देंगे। ए वेक्टर देखो समझ में आया ना, ये पहला वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये दूसरा वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना दिया हुआ है थीटा, मतलब 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ के आ रखे हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बात तुम्हें पहले से पता है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी जो 2 बार है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक ए प्लस बी निकल जाएगा बाहर। तो देखो ये बात तो हम लोग एनालाइज करके भी निकाल लिए कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सीधे जोड़ दो, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये रिजल्टेंट का जो है ना मैक्सिमम वैल्यू है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो है ना मैक्सिमम वैल्यू है, आर मैक्स है ये, जब यानी कि थीटा 0। मैं इसको थोड़ा सा पहले वाला जो मैं स्टेटमेंट बोला था कि थीटा डिक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट इंक्रीज करेगा, तो थीटा डिक्रीज कर करके तुम कितना ले आ सकते 0 डिग्री, इससे ज़्यादा थोड़ी थीटा छोटा होगा, तो थीटा 0 डिग्री सबसे मिनिमम है, इसका मतलब कि इस केस में रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर के बीच के एंगल को घटाते हैं तो उसका रिजल्टेंट इंक्रीज हो जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भाई कथा उता तो नहीं चल रहा, कथा चल रहा है क्या? चलो थीटा जो है अगर मैं कितना कर दूं 180 डिग्री कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, मैक्सिमम थीटा कर देता हूँ, क्योंकि थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता है और मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि फिर 180 डिग्री के बाद फिर इधर घूम जाएगा तो इधर से एंगल मेजर होने लगेगा, तो
कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दे, मान लो दिमाग घूम गया, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है 180 डिग्री और मिनिमम 0 डिग्री। चलो 180 डिग्री वाला एक केस ले लेते हैं, ये स्पेशल केस नंबर 1 और ये स्पेशल केस नंबर 2। चलो क्या करें, वही डायग्राम बनाएंगे, बना लें। देखो ये तुम्हारा पहले से था कि ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ये ए वेक्टर, और ये तुम्हारा बी वेक्टर था, और दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। ये तो पता है ना तुम्हें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा को बढ़ाते 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 क्या कर रहा हूँ बताओ, हैं, ऐसे बढ़ाते 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 बढ़ाते, ये अब मैं इस पे बनाऊंगा तो ओवरलैप कर जाएगा। चलो मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। देखो तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। वाइट से है ए वेक्टर और जो येलो से है वो बी वेक्टर। देखो समझ में आया कि नहीं, ये हो गया। अब जो ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये चीज़ इसको देखना, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर है, वो यहाँ से यहाँ, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है। इसको समझना दिक्कत हो जाएगा तुम्हें, ध्यान देना, ये उड़ जाएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो एक बार फिर समझना तरीका क्या है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही देख ले। देखो क्या है तरीका, है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर में जोड़ना है तो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखते हैं, और पहला वाला वेक्टर का इनिशियल यानी कि टेल और लास्ट वाला वेक्टर का हेड को मिला देते हैं, तो यही रिजल्टेंट वेक्टर है दो वेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला वाला वेक्टर यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा वाला वेक्टर इसके टेल से मिलाएंगे, ख़त्म हो गया यहाँ पे आके, तो पहला वाला का टेल और दूसरा वाला का हेड मिलाते तो यही तो है रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सीधा दिख रहा है कि पूरे ए में से बी को हटा दो। अगर मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, ए वेक्टर सॉरी ए मैग्नीट्यूड माइनस बी, ठीक है। ये तुम्हारा जो है मिनिमम रिजल्टेंट आ जाएगा। क्यों मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर सबसे मैक्सिमम है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई चिड़चिड़ापन? अगर चिड़चिड़ापन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दो, कोई दिक्कत? देखो भैया एक काम कर लो, क्या क्या करना है, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर लेता हूँ, तीसरा केस, थीटा को 90 डिग्री कर लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, कुछ नहीं होने वाला है। देखो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर 90 डिग्री, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रिजल्टेंट वेक्टर अब तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ये लंबाई बी, ठीक। तो ये लंबाई तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला लगा देंगे पाइथागोरस, वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे पिछला वाला में हम फार्मूला नहीं लगा के दिखाए तुम्हें, ये फार्मूला लगा लेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आसान है, फार्मूला आसान है। फार्मूला क्या है बताओ, आर वेक्टर का फार्मूला अगर लगाएंगे तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं है? cos 180 कितना होता है, -1, -1 करेंगे तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। यानी कि ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा, a माइनस बी। थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा है ये लेक्चर? अरे बेसिक मैथ मजबूत है कि नहीं है? नहीं है तो बेसिक मैथ मजबूत करें, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि 30 सेकेंड में सवाल नीट का करना होता है, समझे कि ना समझे? अरे समझ गए हैं तो आगे बढ़े। फार्मूला लगाना देखो बहुत आसान है। अच्छा ये दिमाग में तो घुसा ही लो, दो वेक्टर को जोड़ना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा तुम्हें चेंज करके दे देगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू चेंज करके दे देगा। समझ में आया कि नहीं? अरे कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखो कर लेंगे, यहाँ पर भी अगर फार्मूला लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, लगा लेंगे। क्या है फार्मूला बताओ, अंडर रूट 50 बार लिखो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
अब यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू ए ही है, बताओ बी का वैल्यू बी ही है, प्लस 2ab कॉस, कॉस कितना 90 डिग्री। अरे बोलो, आगे बढ़ लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। क्या होता है भैया जी, क्या होता है भैया जी, 0 होता है। यहाँ पे स्टूडेंट सो रहे हैं, मस्त नींद खींच रहे हैं। अरे भाई आया नहीं आया, चलो आगे बढ़ें। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भाई ये तो वेक्टर को जोड़ना हुआ, कभी कभी वेक्टर घटाना भी होता है। हम तो कहते देखो वेक्टर को घटाओ या वेक्टर को जोड़ो, हमको तो एक ही फार्मूला चाहिए, क्या, वेक्टर एडिशन। क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कि 2 प्लस -4, ये भी तो जोड़ ही है, मैं 2 में -4 जोड़ रहे हैं। वो अलग बात है कि ये 2 - 4 हो जाता है, तो इसको ये भी बोलते हैं कि 2 में -4 घटा रहे हैं। देखो इसको दो तरीका से बोलने का है, पहला कि 2 में -4 जोड़ रहे हैं, दूसरा 2 में 4 घटा रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, हाँ नहीं क्या है। अरे स्टेटमेंट पे ध्यान दो, 2 में -4 ऐड कर रहे हैं, 2 में 4 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो यही चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, एक ही। अब यहाँ पर ध्यान, मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर में बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक। इसको ऐसे लिखो या ये बोलो कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को घटा रहे हैं, दोनों ये दोनों एक चीज़ है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं रफ कर रहा हूँ, फिर से इसको फेयर करूँगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना, रफ समझना, ये ए वेक्टर है, ये तुम्हें पता था, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा। अगर मुझे कोई दो वेक्टर को जोड़ना हो तो सिंपल ट्राइंगल रूल क्या कहता है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल रख दो, ठीक है, और पहले वाले वेक्टर का जो टेल है दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिलाने से रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। अरे बोलो, आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया बताओ। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे पूरे गीत गा गा के हम वेक्टर सीख जाएंगे, बहुत आसान होता है, ये समझ में आया कि नहीं है। अब जो है ये तो चलो कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़े हैं, अब यहाँ बोल रहे हैं कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ो। तो भैया जी क्या, पहला वाला लेक्चर में हम लोग वेक्टर के प्रॉपर्टी बताए थे, याद है कि अगर कोई ये ए वेक्टर है, ठीक है, अगर इसमें अगर हम माइनस लगा देते हैं तो जस्ट ये पलट जाता है, ये माइनस ए वेक्टर है। तो अगर मुझे कोई बोलेगा ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर बताओ, तो मैं बोलूँगा इसके अपोजिट माइनस बी वेक्टर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इतना सब याद है तो देखो अभी मैं जोड़ना घटाना सब सिखा देता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। ये सब तुम अपने कॉपी के कॉर्नर पर लिख लिया करो, छोटी छोटी बातें। ये समझ में आया, इसको भी मिटा देता हूँ। ये समझ में आया, इसको भी मिटा देता हूँ। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये सिचुएशन दिया हुआ है, पहले तो इसको चलो, ये तो तुम्हें जोड़ना आ गया, इसको चलो इधर हटा देते हैं। अब एक सिचुएशन ये है कि यहाँ पर सिचुएशन को देखो कि मुझे ये दे दिया है वो कि ये ए वेक्टर है, ठीक, और ये बी वेक्टर है, ठीक, ये क्या है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको जोड़ना हमको पता है, क्योंकि अगर ये मुझे दे देना ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यहाँ मान लो मैं थीटा है, ये दे रखा है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना दिया है, थीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये आर वेक्टर हमको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना आता है। अब हमको बोल रहा है कि भैया जी वो छोड़ो, अब ये बताओ कि मुझे जो है ना ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ के दिखाओ। हम कहे ये तो आसान है यार, मैं तो वही करूँगा जो मुझे आता है, तो करो वही। तो वही करने के लिए जा रहे हैं। देखो ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये क्या है तुम्हारा ए वेक्टर, ठीक है, इसको ध्यान में देखो, ये क्या है तुम्हारा ए वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। अब तुम्हें जोड़ने का तरीका क्या बताया था कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल रख दो। तो पहला वाला वेक्टर तो ये है, ये ए वेक्टर,
समझ में आया? अब मुझे माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो माइनस बी वेक्टर तो ये है, इसको जोड़ना है तो पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरा वाला वेक्टर का टेल, तो ये तुम्हारा टेल, ये तुम्हारा क्या गया बी वेक्टर। कुछ समझ में आया? और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था? टेल, दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिला दो, ये तुम्हारा आर डैश वेक्टर आ गया, मान लो आर डैश, इसको आर डैश मान लो। समझ में आया कि नहीं? तो यही आर डैश जो है तुम्हारा ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ दिए, हो गया। अब सवाल आ रहा है कि फॉर्मूला जो है हम लोग लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि ए स्क्वायर, पहले वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab कॉस। अब यहां पर थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे थीटा? थीटा तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, यहां पे थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा नहीं है। देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर, अब बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो कितना घूम गए? इतना घूम गए, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, तो यहां पे हम अल्फा लिख देंगे, हो गया रिजल्टेंट। अब ये अल्फा पता है, रख दो, आंसर खत्म। लेकिन अब गरीब के लिए तो दुनिया है, गरीबों के लिए क्या है? दुनिया है कि भैया हम इतना करना नहीं चाहते, इसका भी हमको फॉर्मूला बता दो। अगर सवाल में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना, अगर सवाल में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, और सवाल पूछा कि हमको ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ के बताओ, ठीक है, तो थीटा ही दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा के फॉर्म में ही इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। यहां पे जो अल्फा है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा एंगल कितना था? ये एंगल कितना था? ये वाला, ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। यानी कि मैं अल्फा का वैल्यू जो है 180 माइनस थीटा है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस अल्फा, सॉरी थीटा, 180 माइनस थीटा, ये अल्फा के जगह पर रख दिया है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको सॉल्व जब करते हैं तो बेसिक मैथ में ही पढ़ेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और याद रख लेना, ये थीटा जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर है। बार बार मैं लिख भी देता हूं कि ये थीटा जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। इसको लिख लो, इसको नोट करो। ये समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारा थीटा दिया हुआ था, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलो चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये तुम्हारा माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, तब तक मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, हेलो 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 हेलो।
आवाज़ आ रहा है? हेलो हेलो, माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो हेलो। चलो, आ गया? हाँ भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई चिड़चिड़ापन? हम्म। हेलो। चलो ठीक है, हो गया। तब जोड़ना घटाना एक ही काम है ना, खाली तुम्हें एंगल बिटवीन टू वेक्टर पता होना चाहिए। चलो, जैसे कि अब स्पेशल केस में, जैसे मान लो यहाँ पर देखना, ध्यान देना कि अगर मान लो कि ये ए वेक्टर है, छोड़ो ए वेक्टर है, ठीक, ये तुम्हारा क्या था, बी वेक्टर, है ना। तो ये अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ध्यान देना, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है, 90 डिग्री, बोलो। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया था ना। और इसका मैग्नीट्यूड भी तुम्हें पता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, √a² प्लस b²। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लो, यहाँ कितना बार बोलोगे, एक सुनना, आर वेक्टर में अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही केस है, यही केस है। अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं, मेरे को जो है ना आर डैश निकालना है, आर डैश निकालना है। वो होता है ए वेक्टर में क्या करते हैं, माइनस बी वेक्टर को जो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अब क्या करोगे, जैसे देखो तुम्हारा ए वेक्टर ये था, अब माइनस बी वेक्टर तो तुम्हारा उल्टा हो जाएगा इसे, बोलो। ये तुम्हारा ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, अभी कर अभी भी ऐड ही रहे हैं। अब देखो ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट आ, ये आर डैश वेक्टर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। अब एक बात बताना कि इसके मैग्नीट्यूड जो है, ये आर वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे ना, आर डैश का भी, तो वो यही आएगा, √a² प्लस b² ही आएगा। तो यानी कि थीटा 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, थीटा 90 डिग्री पे क्या हो रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है। अब एक बात को याद रखना, ऐसे याद कर सकते हो कि तुम्हें एक फार्मूला पता है ना, एडिशन का क्या पता है फार्मूला, कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं? ये थीटा क्या था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब 90 डिग्री के केस में आप समझना, यहाँ पे देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है। अब माइनस बी वेक्टर ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री है। नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए जो है दोनों का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम आया। तो ये याद कर सकते हो, अगर ये थीटा है, ये तुम्हारा क्या था, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 में 90 घटाओ तो 90 ही तो आएगा। इसीलिए 90 वाला केस में जो है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? हाँ, डायरेक्शन खाली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बात याद हो गया, कोई दिक्कत? चलो स्पेशल केस आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल केस जो है आर डैश में एक लिख सकते हो कि थीटा को अगर 180 डिग्री करोगे तो सिंपल है, मैंने बता भी दिया हूँ, कितना बार बताऊँ कि इसमें मिनिमम रिजल्टेंट क्या आता है। अच्छा, इसमें अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अगर अल्फ़ा निकालूंगा तो अल्फ़ा पता नहीं तुम्हें क्या होता है, क्या है अल्फ़ा? है तो 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा लिखोगी तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 180 तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू 0 हो जाएगा। थीटा 180 है तो अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जो है मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड अल्फ़ा एंगल बिटवीन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। अभी अल्फ़ा लिखे है ना यार, ध्यान नहीं दिया है। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, ये थीटा था, तो अल्फ़ा तो इधर ही था। अरे वो वाला वो नहीं बता रहा हूँ, वो जो तुम ये सोच रही हो ना, ये वाला अल्फ़ा है। हाँ भी यहाँ पर चेंज कर दिया ना, यहाँ पर अल्फ़ा मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ किसको बोल रहा हूँ, अल्फ़ा। नहीं समझ में आ रहा है? मैं लिख दिया हूँ अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ अगर मान लो कि या तो तुम क्या करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है ना, तो थीटा जो है 180 डिग्री दिया हुआ है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। जब तुम फॉर्मूला रखोगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला जब लगाओगे
तो फॉर्मूला में क्या लगाओगे बताओ। फॉर्मूला जब आर डैश का लिखोगे, आर वेक्टर डैश का मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, तो फॉर्मूला लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अब यहाँ पे तुम्हारा मन हो ना, या तो अल्फा लिखो या नहीं तो तुम लिखो 180 डिग्री माइनस सॉरी थीटा। समझ में आया कि नहीं? अब फार्मूला एक ही लगा रहे हैं, लेकिन आर डैश जब निकालने जा रहे हैं तो हम ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो वहां पे एंगल अल्फा दिया हुआ है दोनों के बीच का, ठीक है। वो अल्फा एंगल जो है 180 माइनस थीटा के बराबर है। अगर सवाल में सिर्फ थीटा दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला रखो, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ थीटा आ रहा है, 180 माइनस थीटा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बन के क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आगे मैं लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला आगे बन के आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये बात समझ में आया? ये तुम्हारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा सब्सट्रैक्शन का। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक ही चीज़ है, ठीक है। मतलब एक ही मेथड से हम निकाल सकते हैं, एक ही चीज़ तो नहीं है, एक ही मेथड से निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके ही निकाल सकते हैं। रूल एक ही लगेगा क्या? इसमें भी अभी भी रूल यही है कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर को इंक्रीज करते हैं तो रिजल्टेंट डिक्रीज होता है। तुम देखो ना, अभी मैं अगर ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और एंगल जो है यहाँ पर अगर थीटा 180 डिग्री है, वहां पे अल्फा 0 हो जाता है, वहां पे अल्फा क्या होता है 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ए वेक्टर में समझना माइनस बी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि मैं बोल रहा हूं कि ए वेक्टर इधर, ठीक है, बोलो, और बी वेक्टर मान लो है इधर, किधर मान लो, चलो बी वेक्टर मान लो इधर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर दोनों को अगर ऐड कर दे, मतलब थीटा अगर यहाँ पर 0 डिग्री ले लें, थीटा अगर 0 डिग्री ले रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा ए प्लस बी, सिंपल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं ये ले रहा हूँ ये, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा। अब बी वेक्टर में माइनस बी वेक्टर तो पलट जाएगा, अब पलट के क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, बोलो। तो ये रिजल्टेंट तो अब इतना ही दूर है, ये रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट वेक्टर, ये आर वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, अरे समझ रहे हो, और ये ए वेक्टर है। तो यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए इतना कचरा कर दिया हूँ मैं। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर का आर डैश आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा ए वेक्टर मतलब ए माइनस बी डायरेक्ट आ जाएगा। देखो ना, ए का मैग्नीट्यूड में से बी के मैग्नीट्यूड घटा दो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अरे समझ नहीं आ रहे हो क्या? हैं? अब फॉर्मूला रखना तो फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला रखना है तो तुम्हें क्या रखना होगा, थीटा के जगह पर क्या रखना होगा, थीटा के जगह पर तो 180 रखोगे और अल्फा के जगह 0 रखोगे। मतलब अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ तो सीधे 0 रखो, और थीटा वाला लगाना तो 180 माइनस थीटा लग, क्योंकि थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा ऐसे दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल 0। अरे समझ में आया कि नहीं? कचरा हो गया क्या? बहुत फास्ट हो गया, थोड़ा सा फास्ट है? अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत? हाँ चलो, तो एक सवाल ऐसे कर लो कि मान लो कि, समझना यहाँ पे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने बराबर मान लिया, ये भी केस ही है। चलो इसको केस की तरफ याद कर लो, एग्जाम्पल की तरह याद मत करो, इसको याद करना है। मैं स्टार लगा देता हूँ, ट्रिपल स्टार। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर लिखो, टू मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर लिख लो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ आर वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा बताओ, फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये क्या आ गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं अगला पेज में जाऊं,
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से सिचुएशन यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, वो मैंने ए दे दिया और थीटा दिया हुआ है, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर जब निकाला तो क्या आया बताओ, अंडर रूट 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, 2a² कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू तुम्हें नहीं पता है तो मैं यहाँ पर खोपचे में चलता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस, अब यहाँ पर तुम्हें क्या पता है, कॉस 2 थीटा का वैल्यू पता है तुम्हें, क्या होता है बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेसिक मैथ में हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू मतलब कॉस थीटा प्लस थीटा है, यानी कॉस ए प्लस बी से हमने ये निकाल लिया, क्योंकि कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ए और बी थीटा ही है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत? मैं इसको अगर कॉस थीटा में ही सबको रखना चाहता हूँ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस ये 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा बताओ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, हाँ, कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 कहाँ, अपॉन 2 कहाँ हो गया, अच्छा हाँ ये अपॉन 2। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ से देखना, एक चीज़ देखना कि मैं यहाँ पर एंगल को हाफ कर देता हूँ, अगर मैं एंगल हाफ कर देता हूँ कॉस थीटा लिख लेता हूँ तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और ये -1, मतलब यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2, देखो यहाँ अगर 2 थीटा है, यहाँ अगर क्या है 2 थीटा, तो यहाँ कितना है थीटा है। इसको थोड़ा फोकस कर लेना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ देखो 2 थीटा है तो यहाँ कितना है थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2। अब मुझे 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा जो आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तुम सोचोगे क्या एग्जाम में इतना करना होगा? अरे याद करना है भाई, ये सब याद नहीं करोगे तो एग्जाम में करना ही पड़ेगा इतना, नहीं तो तुम्हारा छूटेगा और क्या। तो यहाँ पर 2a² हो गया और 1 प्लस कॉस थीटा कितने के बराबर आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4a² कॉस थीटा बाई 2। इसको बाहर निकालो तो 4 के बाहर आ जाएगा 2a² का a, तो ये हो जाएगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। यानी कि r डैश का वैल्यू कितना आया, यानी कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये रटने वाली बात हो गई, r डैश का वैल्यू जो आ गया वो आ गया अंडर, इसलिए आ गया 2a कॉस थीटा बाई 2। सेम है क्योंकि मैंने सेम कर दिया है तो सेम ही तो है। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो अभी खेलेंगे, पहले खूब, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हैं ये समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? अब लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर समस्या क्या है मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर थीटा देखो, दूसरा केस ये है कि अगर मैं इसी में बता देता हूँ पूरा, ये तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था तो दोनों वेक्टर को क्या किए हैं, जोड़े हैं। क्या है ये आर, क्या है पता है ना, आर क्या है, ए प्लस बी वेक्टर है। ये आर जो वेक्टर है यहाँ पे वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वही रखता हूँ, यही मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो ए के बराबर है, तो मैं अब आर डैश वेक्टर निकालना चाहता हूँ, तो वो आर डैश वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ देंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? ये मैग्नीट्यूड वाला लाइन हटा देता हूँ यहाँ पे,
क्या लिखना चाहिए बताओ? क्या? बे पगला उगला हो क्या? मैं बोला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों ए है। कुछ भी बोल रही हो। अब मैं अब दोनों वेक्टर को जोड़ रहा हूँ, दोनों वेक्टर को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो इसमें जोड़ रहा हूँ ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा? क्या उड़ गया क्या है? रहने दूँ क्या है? अपना मुंह से कैसे बोल रही है कि दोनों का जोड़? अबे दोनों, मैं बोला हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है, तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बराबर है। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? कह तो यही रही थी तुम। कहाँ माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है? हम बोल ही नहीं रहे माइनस बी मैग्नीट्यूड है। तो वो लिख लो ना, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस लगा के यहाँ पर मैग्नीट्यूड में थोड़ी फर्क पड़ता है, डायरेक्शन में ना फर्क पड़ता है। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? तो मुझे क्या निकालना है? मुझे तो ये निकालना है आर डैश। तो आर डैश में क्या फॉर्मूला लगाते हैं बताओ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर रखते हैं अल्फा। अल्फा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। लेकिन अगर मुझे थीटा लिखना होता तो यहाँ माइनस लगाते, थीटा लिखते, क्योंकि अल्फा जो होता है ना वो 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो मैं इसका फार्मूला को और आगे बढ़ाता हूँ, जो तुम लोग रट के रखे हो, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से तुम इसको सॉल्व करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड ए ही है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 तो ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है, ये भी लिख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा जो है रट लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। समझ में आया कि नहीं? इसको भी रट लो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना? तो इसको, इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये जो सॉल्व करोगी ये आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। ये आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो उसको जब जोड़ेंगे तो 2a कॉस थीटा बाई 2 आएगा, और घटाएंगे, थीटा ही एंगल है ए वेक्टर बी वेक्टर में, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे खाली ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, समझना यार, ये ए वेक्टर है, हैं, और ये बी वेक्टर है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अब मुझे एंगल दिया हुआ है थीटा, तो मुझे आर वेक्टर अगर लिखना है डायरेक्ट, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बार बार क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यही मेन है, ठीक है। और मैं आर डैश वेक्टर लिखना चाहता हूँ, आर डैश वेक्टर जो कि क्या है, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये लिखना अगर चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है यार, वो ए के बराबर है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अभी वही वाली बात है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा है, तो मुझे अगर आर वेक्टर लिखना है, मतलब दोनों वेक्टर का जोड़ लिखना है, तो आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2, और घटा लिखना है मतलब आर डैश वेक्टर निकालना है, वो आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ? नहीं आया समझ में? बोलो, नहीं आ रहा समझ में? तो मैं तुम्हें जो है ना, अब यहाँ सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम बनाना फटाफट। मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर दे दिया, और तुम्हें निकालना है
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा में निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर है थीटा। और इसमें कंडीशन एक और है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, वो है ए, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? अब समझना, मैं यहाँ पे वो बना देता हूँ। ठीक है, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर यहाँ पर दे दिया 0 डिग्री, यहाँ पर दे दिया 120 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया मैं 60 डिग्री, तो इस सिचुएशन के लिए तुम्हें ए पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पर क्या लिखोगी? यहाँ पर लिखोगी 2a कॉस थीटा बाई 2, तो 0/2। अरे यार फॉर्मूला नहीं आता क्या तुम्हें? फार्मूला क्या है मैं बताता हूँ। अगर कहाँ पर लिखा है? हाँ लिखा है, तो ये देखो ये फार्मूला है, तुम्हें ये दोनों याद कर। तो यहाँ पर क्या लिखोगी? ये कितना हो जाएगा? कॉस 0 कितना होता है? 0 में 2 से भाग दे तो 0 नहीं, तो 1 आ जाएगा ना। ये 2a आ जाएगा। और दिखता भी यार, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का अगर ऐड कर रहे हैं, थीटा अगर 0 डिग्री एंगल है तो भाई दोनों का मैग्नीट्यूड ही तो सिंपल जुड़ेगा, तो ए प्लस ए तो 2a नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 2a कॉस, बताओ 120/2, 120/2 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है? हाफ। ये आंसर कितना हो जाएगा? ए के बराबर। बोलो, अगर 60 डिग्री है तो लिखेंगे 2a कॉस, बोलो यार 60/2, तो 30 कॉस 30 कितना? √3/2, तो ये होता है, ये √3a, √3a। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हैं? अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर थीटा 0 है और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है 2a साइन 0/2, थीटा/2 मतलब 0/2, और साइन 0 होता है, ये तो 0 ही हो जाएगा। सिंपल बात है, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का इधर अगर घटा रहे हैं तो रिजल्टेंट बचा कहाँ? अरे समझ नहीं रहा, रिजल्टेंट बचा क्या? 0 ही हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करोगी? यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाओगी, 2a साइन 120/2, 120/2, और 120/2 मतलब 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2, ये कितना हो जाएगा? √3। और यहाँ लिखोगी 60 डिग्री लिखोगी तो 2a साइन 60/2, फार्मूला याद रखना, 30 साइन 30 हाफ, तो ये हो जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे 120 डिग्री पे देखो ऐड करने पे ए आ रहा है, वो यहाँ पे घटाने पे 60 डिग्री पे ए आ रहा है। तो तुम सोचो ना, 180 में से 120 घटाओ तो 60 तो आता है। ये बात तुम्हें ज़्यादा बाद में फील आएगा, पर ये समझ में आ गया। फार्मूला से काम चलाओ, कोई दिक्कत है? फार्मूला ये वाला रटा रहेगा, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत बोलो। और आगे पढ़ाएं कि और ना पढ़ाएं? देखो ये चलो सवाल बना लो, लिखो सवाल लिखो चलो। ये सवाल ही था पर तुम बनाई नहीं तो लिखो। इफ टू वेक्टर लिखो 2 यूनिट वेक्टर लिखो ना, चलो फिर से लिखो। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर। मैं लिख दूं क्या? तो लिखो सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर is also a unit vector, so a unit vector, sum of 2 unit vector is also a unit vector, ठीक है। तो find difference between two vector, find out
देयर डिफरेंस, मतलब दो वेक्टर का डिफरेंस निकाल के दिखाओ। करो, सवाल करो जल्दी। फाइंड आउट देयर डिफरेंस, समझ में आया कि नहीं? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब दो वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर आ रहा है, दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो इसका डिफरेंस बताओ, जल्दी बताओ। कर लोगे? कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है? नहीं आ रहा है यार, समझ, इसका मतलब समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आया, उड़ गया क्या? हैं? आया कि नहीं आया? तो कहाँ बन रहा है? अरे सिंपल है, देखो सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, मतलब कि मान लो कि दो यूनिट वेक्टर मैंने, एक ए यूनिट वेक्टर ले लिया, एक बी यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक। अब सुना, इसको दोनों वेक्टर, मैं मान लो कि पहला यूनिट वेक्टर इधर है, ए यूनिट वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर इधर है, बी यूनिट वेक्टर, ये ए यूनिट वेक्टर है और ये बी यूनिट वेक्टर है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दोनों के बीच में एंगल मुझे नहीं पता, अगर मुझे एंगल पता होता तो मैं फॉर्मूला लगा देता, ये एंगल थीटा मान लेता है, ये नहीं पता तो मैं थीटा मान लूंगा। ये मुझे पता है कि ये तो रिजल्टेंट है, ये क्या है? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी यूनिट वेक्टर है, तो मान लो सी यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड लगा दिया तो यहाँ पे ये हटा देता हूँ, जो आर वेक्टर आया ना, आर वेक्टर, वो भी एक यूनिट वेक्टर है, मैं इसको सी मान लेता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 के बराबर, ये सवाल में ही दे दिया, सवाल में थीटा नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला पता है तुम्हें आर वेक्टर का, तो आर वेक्टर का फॉर्मूला लगाओ ना, क्या दिक्कत? उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है मुझे। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, और ए वेक्टर का मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो ये मैग्नीट्यूड 1, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और सी जो यूनिट वेक्टर लिया उसका भी मैग्नीट्यूड 1। तो मैं क्या करूँगा बताओ? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा, नहीं पता तो थीटा निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अरे इतना तो करने आता है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। अरे 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन लो तो 1 प्लस कॉस थीटा। अभी बताओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 हो गया, ये बाहर आ जाएगा 2 कॉस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस हो जाएगा ना 2। फिर से बता देता हूँ यार, नहीं तो मालूम पड़ेगा फिर रोना धोना मच गया। ये 1, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया, बाहर निकल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा बाई 2, ये 1 हो गया, तो कॉस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा बताओ? कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा किसके बराबर? 1/2 के बराबर। तो थीटा बाई 2 किसके बराबर आ गया? 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा कितना आ जाएगा? 120 डिग्री के बराबर। ये तो मैं ऐसे कर दिया, मैं ये मजदूरी, लेकिन करना जरूरी नहीं था, पता क्यों? क्योंकि देखो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री होता तभी उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड भी ए होता है। अगर ये तुम्हें याद रहता तो उतना नहीं करना पड़ता। क्या याद करना था? कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उसका रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही बराबर आ रहा है, तो पक्का उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री। और अभी मैं सवाल सॉल्व किया, इसको देखो, अभी सवाल जो सॉल्व किया वही तो था, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। इसका मतलब दो यूनिट वेक्टर को जोड़ के अगर तीसरा यूनिट वेक्टर आ रहा है, यानी कि दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 1 है, और एक यूनिट वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि दो सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का
रिजल्टेंट भी सेम ही आ रहा है, तो पक्का एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। अगर ये 120 है, अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस, मतलब मुझे निकालना है ए वेक्टर ए कैप में माइनस बी कैप आर डैश वेक्टर निकालना है ना, बोलो। तो इसका जब मैग्नीट्यूड लिखने जाऊंगा, बोलो, तो सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ, 2a साइन थीटा बाई 2, और साइन थीटा थीटा यहाँ निकल गया है, तो 120/2 साइन 120/2 कितना होता है 60, साइन 60 √3/2, तो यह आ जाएगा √3 है। अरे बोलो, अरे सीधे ही बात है, यहाँ पर देखो, पीछे जाओ फिर से, फिर यहाँ पर देखो कि अगर मुझे क्या नहीं, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर सेम है, उसको अगर हम, ठीक है, 120 डिग्री पर घटाएंगे तो √3 आएगा, क्योंकि 120 डिग्री आ गया था ना, और 120 डिग्री पर ही तो घटा रहे थे, देखो 120 डिग्री आ गया, क्योंकि ये सवाल में यही है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो फाइंड आउट देयर डिफरेंस। मतलब अगर दो वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर आर टू, दोनों के बीच में एंगल मुझे पता चल गया, तो उससे हम डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं ना। अगर थीटा पता तो डिफरेंस नहीं पता है मुझे, डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो गया 2a साइन थीटा बाई 2, और थीटा कितना 120 डिग्री, या तो रट लो या तो तुम बना लो, कोई दिक्कत। अरे सिंपल है ना। मान लो इतना भारी भारी कर रहे, एक हल्का सवाल कर लो, ये करने आता, चलो एक हल्का करते हैं, लास्ट है ये। मान लो ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप, ये j है j, प्लस 3k कैप, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, निकाल सकती हो, कैसे निकालोगे, सिंपल, आई के साथ जोड़ते हैं, जे को जे के साथ जोड़ते हैं, और के को के के साथ जोड़ते हैं, जोड़ना आता है ना। अगर ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ, दोनों को जोड़ने के लिए बोला, सिर्फ अब वेक्टर देखो, अभी मॉड नहीं लगा हो तो मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, सिंपल एक वेक्टर पूछ रहा है जिसको मैं आर वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैं पूछ रहा हूँ, तो सिंपल जोड़ना है 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। अगर यह माइनस होता तो घटा देते। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर लोगे नहीं कर लोगे, हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया, हम्म, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एक सवाल और कर लेते, एक लास्ट कर लें। मान लो कि मुझे निकालना 4a प्लस 3b वेक्टर, ये निकालना है, और इफ ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 3k कैप प्लस 2j कैप, ऐसे दे रखा है, तो ये निकाल सकती हो, कैसे निकालोगी, जल्दी जल्दी बनाओ, कोई भी तो बनाओ एक। क्या करोगी, मुझे पहले 4a निकाल लूँगा, तब देखो कोई भी वेक्टर में अगर सिर्फ स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्केलर में यूनिट नहीं होता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं इसको अगला पेज में कर लेता हूँ, मैं एक समझा देता हूँ, खुद कर लेना। मैं एक अगला सवाल ले लेता हूँ, ठीक है, कौन पीछे जाएगा। मैं बोल रहा था कि 4a क्या निकालना था, क्या निकालना था, मैं एक अगला ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं निकाला 4a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का सम निकालना है मुझे, और इसमें बोला है कि इफ़ ए वेक्टर, वो तुम खुद कर लेना ना, मैं 3i कैप प्लस 5j कैप, तुम्हारा मन जो मन हो वो ले लो सवाल, और 2k कैप प्लस माइनस ले लेते हैं 3j कैप, ठीक है। अब मुझे इस दोनों को जोड़ना था, पहले तो 4a निकालना होगा, तो 4a वेक्टर जब निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 4a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ए वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप, इस तो 12i कैप प्लस 20, 12i कैप प्लस 20j कैप, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ 3b कैप, 3b वेक्टर, लिखेंगे 3 इंटू बी कितना है 2k कैप माइनस 3j कैप, इसको कर लो, तो 3 दूना 6k कैप प्लस 3 3 9j कैप, ठीक है।
ये तुम्हारा आ गया, अब दोनों को जोड़ दो, यही तो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर को जोड़ना है, तो क्या होगा 4 ए वेक्टर कितना आया 12 आई कैप प्लस 20 जे कैप, और बोलो फिर प्लस प्लस फिर 3 बी को लिखेंगे तो 6 अब जोड़ेंगे तो आई को आई के साथ जोड़ते हैं, यहाँ पर 12 और आई नहीं है तो 12 ही लिख देंगे, 12 आई कैप लिख देंगे, नहीं है तो 0 मान लो, इसमें नहीं है तो 0 आई कैप हो गया। 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा, हाँ प्लस 11, सिंपल ऐड कर रहे हैं कोई दिक्कत। अब यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 6 के क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा उसका। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा स्केलर जो है ना, स्केलर में बता देता हूँ, स्केलर में कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, सिर्फ क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा स्केलर मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। जैसे एग्जांपल 5 kg मास हो गया, ये क्या है ये मास, तो ये मास जो है मैग्नीट्यूड ही है लेकिन इसमें यूनिट है, लेकिन यहाँ मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि वेक्टर में, एक बात याद रख लेना, नोट करके लिख दूं कि इफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है यंग्स मॉडुलस है, इसको ये क्या बोलते हैं, ये इलास्टिसिटी को बताता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये यूनिटलेस नहीं है भाई, स्ट्रेस का यूनिट होता है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है। वो छोड़ो ना, अभी तुम बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, अभी छोटी छोटी बातें करो ना। अगर मैं किसी भी वेक्टर में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिजिकल क्वांटिटी एक नया वेक्टर आ जाएगा, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, नया वेक्टर आ जाएगा। अगर तुम सोचो ना कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें मास दिया हुआ है, मास दिया 2 kg, ठीक, और तुम्हें क्या करा वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी वेक्टर है, ये दिया 3 मीटर पर सेकेंड, और ये ईस्ट में डायरेक्शन भी दे दिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो सोचो कि इन दोनों का अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो देखो वेक्टर में क्या कर रहे हो, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो एक न्यू वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा न्यू वेक्टर आ जाएगा। कैसे न्यू वेक्टर आ गया, तुम देखो वेक्टर कितना 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और स्केलर क्या 2 kg, तो यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ये आता है मोमेंटम। तो तुम देखो वेक्टर में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो वेक्टर का पूरा नया फिजिकल क्वांटिटी आ गया है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कुछ कुछ मैं समझा दिया हूँ, थोड़ा सा ये सब मैं ऐसे ही समझा दिया हूँ, ठीक है। बोलो, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत। अरे इसको रिवीजन कर लेना है, यहाँ मैं बार बार एक ही चीज़ को बताया हूँ, इसको रिवीजन कर लेना है ना, तो कुछ जाके बात बनेगी, तब तुम्हारे चेहरे पर जो है इस तरह का स्माइल आएगा, ठीक है। तो इस तरह का स्माइल, और थोड़ा सा छोड़ो ना, तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और इसको थोड़ा सा जो है ना, इसको रिवीजन कर लेना, पहला लेक्चर का भी, और बहुत आसान है, इसको बार बार देखोगे ना तुम्हें आ जाएगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन हम जो PDF के फॉर्म में हम आपको दे दिए हैं, वहाँ पे ऐप पे जो है पूरा वेक्टर का पूरा PPT है, सॉरी PDF है, वहाँ से जम के क्वेश्चन लगाओ, 80-90 को क्वेश्चन है, मस्त लगा के, और उसका डिस्कशन जरूर देख लेना, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाए, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने पे जोर डाल रहा हूँ कि मेरा जो है मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है, यहाँ पे लेक्चर के दौरान कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम करना भी सिखा रहा हूँ, और डिस्कशन जरूर भाग लेना, क्योंकि वो जो PDF दिया हो ना, वो अगर तुम डिस्कशन कर लेते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली एग्जाम में सॉल्व क्या करना है, प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू दोस्त, आगे मिलते हैं, बाय।